we will start the next topic, work energy theorem, which is very important topic. Work energy theorem. This is all about the work done by all the forces on the moving body is equal to the change in kinetic energy. जितना भी एक मूविंग बॉडी पर लग रहे हर टाइप के फोर्सेस के थ्रू जितना वर्क डन हो रहा है, वो वर्क डन इक्वल होगा चेंज इन काइनेटिक एनर्जी. उसी बॉडी की जो काइनेटिक एनर्जी चेंज हो रही होगी, उस बॉडी की काइनेटिक एनर्जी के चेंज के इक्वल होगा उन सारे फोर्स के थ्रू निकाला गया वर्क डन. तो बेसिकली द वर्क डन by all the forces these forces can be conservative, non conservative, इंटरनल एक्सटर्नल. ठीक है, तो ये जो वर्क मतलब ये जो फोर्सेस है ये कंजर्वेटिव हो सकते हैं, नॉन कंजर्वेटिव हो सकते हैं, इंटरनल एक्सटर्नल, ऑल द फोर्सेस विच आर applied on a moving body. By all the forces evaluated, the work done is equal to change in kinetic energy. Okay, so work done by all the forces, that forces can be conservative, non conservative, internal, external. Acting on a body, on a particle, on a moving body कह लेते हैं, moving particle जो भी है ना, acting on a body is equal to the change in kinetic energy. Change in kinetic energy. So we can say the work done by all the forces, all type of forces on a moving body is equal to the change in kinetic energy. So basically इसका फॉर्मूला जो आपका बनेगा वो क्या बनेगा, is equal to change in kinetic energy. और ये काइनेटिक एनर्जी कितनी होती है, हाफ mv². तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी हम नेगेटिव भी ले सकते हैं, राइट. इट विल बी इक्वल टू -12 mv². ओके, सो ये रहा आपका वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस. दिस इज योर वर्क एनर्जी थ्योरम. दिस इज योर वर्क एनर्जी थ्योरम. ठीक है, तो ये है आपकी वर्क एनर्जी थ्योरम. अब हम पढ़ेंगे कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के बारे में, जिसमें हम वर्क एनर्जी थ्योरम को यूज करते हैं. लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी. लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या है आपका, सबसे पहली बात तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी सिर्फ एक ही कंडीशन में अप्लाई होता है, जब आपका कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड गिवन होता है, और जो वर्क डन होता है वो आपका कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड के अंडर में होता है. तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी एनर्जी
always acted when conservative force is on working. Is on working. This is your कंजर्वेटिव लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी. फर्स्ट स्टेप यही होना चाहिए कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी आप तभी वैल्यूएट कर सकते हैं जब जो फोर्स है वो कंजर्वेटिव फोर्स होना चाहिए. ओके और इस पे हम यूज करते हैं वर्क एनर्जी थ्योरम का. यूजिंग वर्क एनर्जी थ्योरम. ठीक है तो हम इसमें यूज करते हैं वर्क एनर्जी थ्योरम का. वर्क एनर्जी थ्योरम क्या है? वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस चेंज इन काइनेटिक एनर्जी. सपोज एक पार्टिकल मूविंग पार्टिकल पे क्या क्या लग रहा है? कंजर्वेटिव भी लग रहा है, नॉन कंजर्वेटिव भी लग रहा है और अदर फोर्सेस भी लग रहे हैं. We will evaluate it like this. W work done by conservative and work done by non-conservative and work done by other forces will be equal to change in kinetic energy. So work done by conservative force will क्या होता है? Change in potential energy plus non-conservative force work done by non-conservative plus work done by other. टोटल चेंज इन काइनेटिक एनर्जी. अब इसी हम सीक्वेंस में आगे बढ़ते जाएंगे. दिस इज योर चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी. सो वी विल ट्रांसफर टूवर्ड्स क्या बचेगा? W नॉन कंजर्वेटिव प्लस वर्क डन बाय अदर फोर्सेस इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी प्लस चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी. ओके अब अगर एक कंडीशन, वैसे तो ये कंडीशन आपकी अराइव है कि वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव वर्क डन बाय अदर फोर्सेस इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी प्लस चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी. बट अगर ये कंडीशन आती है कि जो आपका फोर्स फील्ड है वहां पे सिर्फ और सिर्फ कंजर्वेटिव फोर्स अप्लाई हो रहा है, इफ ओनली conservative forces act on the system, then we have, अगर एक सिस्टम पे सिर्फ और सिर्फ कंजर्वेटिव फोर्स ही अप्लाई हो रहा है तो फिर नॉन कंजर्वेटिव और अदर क्या हो जाएंगे? जीरो. वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस एंड वर्क डन बाय अदर फोर्सेस will be zero. So in this equation we will get change in kinetic energy plus change in potential energy, right? चेंज इन डेल यू को हम चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी भी कहेंगे और ये हो गया जीरो. सो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी क्या है? काइनेटिक एनर्जी इनिशियल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल माइनस काइनेटिक एनर्जी फाइनल. काइनेटिक एनर्जी फाइनल प्लस पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल माइनस पोटेंशियल एनर्जी फाइनल विल बी जीरो. तो क्या हो जाएगा? काइनेटिक एनर्जी इनिशियल प्लस काइनेटिक पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी फाइनल प्लस पोटेंशियल एनर्जी फाइनल. किसी भी पाथ के इनिशियली
और फाइनली पॉइंट पर काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का सम जो होता है वो इक्वल होता है इनिशियल और फाइनल पे दोनों का सम, ठीक है। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी प्लस चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी फाइनल प्लस पोटेंशियल एनर्जी फाइनल। मतलब किसी भी पाथ में इनिशियल और फाइनल, ठीक, ये टोटल मैकेनिकल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी होती है। At initial state, the total mechanical energy of that point A will be equal to the total mechanical energy या final mechanical energy of point B। तो पाथ मैटर नहीं करता है, ठीक है। इनिशियल और फाइनल दोनों एनर्जीज का सम आपका इक्वल होता है। वर्क एनर्जी थ्योरम के थ्रू हमने इसे सॉल्व किया है और ये है हमारा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। law of conservation of energy, total mechanical energy initial will be equal to total mechanical energy of final. This is your law of conservation of energy. Now we will discuss about power, work energy theorem और law of conservation of energy both are important। तो इसे आप अच्छे से देखिएगा, उसके बाद हम पावर के बारे में पढ़ते हैं। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी इनिशियली फाइनली ये इक्वल होते हैं, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं पावर के बारे में। तो पावर, पावर क्या है आपका? पावर एक ऐसा मतलब किसी भी बॉडी की वो इफिशियंसी होती है जिसके थ्रू बॉडी का आउटपुट निकलता है, या कितने टाइम पे कितना वर्क डन हो रहा है किसी मशीन के थ्रू, राइट, दिए हुए इनपुट के थ्रू कितना आप आउटपुट निकाल रहे हैं इन विच टाइम, दिस इज योर पावर। तो पावर इज डिफाइंड, power is defined as, या फिर आप कह सकते हैं द पावर इज डिफाइंड एज द रेट एट विच वर्क इज डन, वर्क इज डन। जो पावर है वो डिफाइंड हो रहा है एज द रेट एट विच वर्क इज डन, जिस रेट पे वर्क क्या हो रहा है, डन हो रहा है। और एनर्जी इज ट्रांसफर्ड, एनर्जी ट्रांसफर हो रही है, वर्क डन हो रहा है, उस रेट पे हमें, उस रेट को हम क्या कहते हैं, पावर कहते हैं। या एक रेट के थ्रू पावर डिफाइन किया जाता है जिस रेट पे वर्क डन हो रहा है और एनर्जी ट्रांसफर हो रही है। इफ अ फोर्स, इफ बाई अ फोर्स है ना, बाई अ फोर्स वर्क डन इज डब्ल्यू इन टाइम टी, है ना। अगर टी टाइम पे डब्ल्यू वर्क डन हुआ है बाई अ फोर्स, तो फोर्स विल बी या पावर विल बी इक्वल किसके होगा, एवरेज पावर is defined as is equal to rate of doing work, rate of doing work। जो आपका पावर है वो उस रेट पे वर्क को डिफाइन करता है जिस रेट पे वर्क डन हुआ होता है। सो एवरेज पावर इज डिफाइंड एज रेट ऑफ डूइंग वर्क। ओके, दिस इज योर एवरेज पावर, दिस इज योर पावर डेफिनेशन।
and power is what? P is equal to work done upon time taken. वर्क डन अपॉन टाइम टेकन है कि उस वो जो काम हो रहा है, जो वर्क डन हो रहा है, उसमें कितना टाइम लग रहा है, उस टाइम की बात कर रहा है. ये वर्क डन अपॉन टाइम टेकन. ओके, अब ये जो पावर होती है, ये कौन सी क्वांटिटी होती है? बिकॉज वर्क डन अपॉन टाइम, तो ये क्या होती है? स्केलर क्वांटिटी होती है. स्केलर. और ये डायमेंशनल फॉर्मूला इसका क्या होता है? इसका डायमेंशनल फॉर्मूला हम बनाएंगे. जैसे वर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होता है, और अपॉन टाइम, तो फोर्स क्या होता है? मास इनटू एक्सेलरेशन इनटू डिस्प्लेसमेंट हो गया अपॉन टाइम. अब इसको हम कैसे बनाएंगे, वैसे हम देखते हैं. मास को हम क्या लिखते हैं? एम. एक्सेलरेशन क्या होता है? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. तो मीटर को एल और सेकेंड स्क्वायर को टी की पावर -2, तो एल टी की पावर -2. और डिस्प्लेसमेंट भी आपका एल से डिफाइन होता है ना, तो एल, और फिर ये जो टी है ये ऊपर जाएगा टी की पावर -1 के फॉर्म में, तो ये क्या हो जाएगा? एम एल टू टी की पावर -3. दिस इज द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ पावर. ओके, और ऐसे ही डायमेंशनल फॉर्मूले बनाए जाते हैं यूनिट के हेल्प से. तो अकॉर्डिंग टू द यूनिट हम कुछ चीजें आपको लिखवा देते हैं, पहले आप इसे अच्छे से देख लीजिए. ये आपका लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से शुरू हो, वर्क एनर्जी थ्योरम, जिसमें क्या बताया गया कि वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस, कंजर्वेटिव फोर्स, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, एक्सटर्नल, इंटरनल, किसी भी मूविंग पार्टिकल में या मूविंग ऑब्जेक्ट में लगे होते हैं पार्टिकल, तो वो क्या होता है? उन सबका वर्क डन जो होता है वो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के इक्वल होता है. ठीक है. फिर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी सिर्फ तभी लगता है जब किसी भी फील्ड को आप कंजर्वेटिव फील्ड मानते हैं, या वहां पे कंजर्वेटिव फोर्स लग रहा होता है, तभी वो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का लॉ लगता है. उसको हम यूजिंग वर्क एनर्जी थ्योरम से इवेल्युएट करते हैं. वर्क डन बाय ऑल टाइप ऑफ फोर्सेस, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, दिस इज योर वर्क एनर्जी थ्योरम. डब्ल्यू कंजर्वेटिव की जगह हमने चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी रखा. वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव फोर्स एंड वर्क डन बाय अदर फोर्सेस इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी. अगर फील्ड सिर्फ कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड है, तो आपके नॉन कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड के थ्रू वर्क डन और अदर फोर्सेस के थ्रू वर्क डन 0 हो जाएगा. तो ये आपका मिलेगा चेंज इन काइनेटिक एनर्जी प्लस चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी विल बी 0. इस तरह से इनिशियल पोजीशन पे काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी विल बी इक्वल टू फाइनल पोजीशन की इनिशियल काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी के इक्वल होंगे. दिस इज योर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी. नाउ उसके बाद हमने एक देखा पावर. पावर इज डिफाइंड एज द रेट ऑफ एट विच वर्क इज डन. ऐसा जो रेट ऑफ टाइम, जिस टाइम पे वर्क डन हो रहा है और एनर्जी भी ट्रांसफर हो रही है, दिस इज योर पावर. पावर W upon T, work done by time taken. This is your scalar quantity. How to evaluate the dimensional formula? यूनिट के थ्रू हम डायमेंशनल फॉर्मूला क्या करते हैं? इवेल्युएट करते हैं लाइक दिस. जैसे मैंने किया वैसे ही आप कर सकते हैं. किसी भी यूनिट का, किसी भी क्वांटिटी का जो डायमेंशनल फॉर्मूला होता है, उसको हम ऐसे ही यूनिट के थ्रू डिराइव करते हैं. तो ये आपका पावर हो गया. नाउ वी विल टेक नेक्स्ट पेज. अब कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं जो मैं आपको लिखवा दूं, 2-3 यूनिट जिनको हम ट्रांसफर करते हैं. जस्ट सपोज कि आपका 1 किलोवाट दिया है और 1 किलोवाट आपका वॉट में बोल रहा है, तो आप 10⁻³ का मल्टीप्लाई करेंगे. उसके बाद इन 1 हॉर्स पावर कितना होता है? 1 हॉर्स पावर इज इक्वल टू 746 वॉट.
और 1 किलोवाट कितना होता है, वॉट आर, 3.6 इंटू 10⁻⁶ जूल, दिस इज योर 1 किलोवाट आर, 3.6 इंटू 10⁻⁶ जूल। आगे चल के ये ट्रांसफॉर्मेशन मांगेगा और मतलब आपसे पूछ सकता है 1 किलोवाट को आपको वॉट में यूज करना है, और हॉर्स पावर दिया रहेगा तो वॉट में यूज करने को बोलेगा, या किलोवाट आर देगा तो आपको जूल में बोलेगा। तो ये है आपके कुछ इंपॉर्टेंट ट्रांसफर्स, इनको देख लीजिएगा। 3.6 इंटू 10⁻⁶ जूल। ओके, अब जैसे हमने पावर की बात की वैसे ही हम बात करेंगे इंस्टेंटेनियस पावर की। किसकी? इंस्टेंटेनियस पावर की। इंस्टेंटेनियस पावर, अब फॉर इंस्टेंटेनियस पावर क्या होता है, पर्टिकुलर किसी एक टाइम या एक छोटे से डिस्प्लेसमेंट के लिए आपसे पूछा जाएगा कि वहां पे इंस्टेंटेनियस पावर कितनी है। तो आप क्या बताएंगे, इंस्टेंटेनियस पावर आपकी इस तरह से कि पावर इज इक्वल टू, आप पढ़ते हैं W/T। तो अगर फॉर अ पर्टिकुलर पॉइंट के लिए पूछा जाए, पर्टिकुलर किसी पाथ के लिए पूछा जाए, तो P इज इक्वल टू लिमिट, टाइम को हम T की तरफ, जीरो की तरफ लेके जाएंगे। तो यहाँ पे वर्क डन अपॉन डेल T विल बी इक्वल टू dW/dt। ये स्मॉल कॉन्फ़िगरेशन के लिए होता है, स्मॉल पाथ के लिए होता है, और ये पूरे पाथ को इवेल्युएट करने के लिए होता है। तो ये आपका हो जाएगा फॉर इंस्टेंटेनियस पावर, डेल टी टेंस टू जीरो, और ये आपका डेल W/dt विल बी dW/dt। अब पावर ऑफ अ कांस्टेंट फोर्स देखते हैं, ठीक है। सो पावर ऑफ अ कांस्टेंट फोर्स, पावर ऑफ अ कांस्टेंट फोर्स, जो पावर ऑफ अ कांस्टेंट फोर्स है, वी ऑल नो कि पावर क्या होता है, पावर क्या होता है, अगर इंस्टेंटेनियस के लिए देखा जाए तो डेल टी टेंस टू जीरो, डेल W/dt इज इक्वल टू dW/dt, और dW शो करता है फॉर अ शॉर्ट डिस्प्लेसमेंट वी विल इवेल्युएट द वर्क डन। ओके, तो dW क्या हो जाएगा आपका, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट भी हम शॉर्ट लेंगे, छोटे उतने ही पीरियड ऑफ टाइम के लिए लेंगे, तो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, और हम dW की जगह इसकी वैल्यू पुट करते हैं। अब तो आपका P इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, dW की जगह F वेक्टर डॉट dr वेक्टर, किसी भी डायमेंशन में होगा, फॉर अ शॉर्ट डिस्प्लेसमेंट dr वेक्टर लेंगे, और ये हो जाएगा dt। सो P इज इक्वल टू F वेक्टर, और किसी भी डिस्प्लेसमेंट के साथ टाइम का चेंजिंग, जो रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम क्या होता है आपका, वेलोसिटी। सो बेसिकली पावर इज depending on the velocity by the force, when body is moving with some velocity, the power is depending on the velocity of the moving body। तो ये आपका एक पावर का नया फॉर्मूला जनरेट होता है, कहां से, पावर ऑफ अ कांस्टेंट फोर्स। तो पावर ऑफ अ कांस्टेंट फोर्स के लिए जो पावर होती है वो फोर्स इनटू वेलोसिटी के इक्वल होती है। अब F.V से पावर इज इक्वल टू FV cos थीटा बनता है। तो ये हो गया आपका
पावर ऑफ अ कांस्टेंट फोर्स, पावर ऑफ अ कांस्टेंट फोर्स आपका क्या है, वेलोसिटी डिपेंडेंसी दिखाता है। और ये जो अभी हमने ऊपर देखा, ये पावर क्या है, वर्क डन अपॉन टाइम टेकन है। इसी को जब हमने आगे इवेल्युएट किया फॉर अ शॉर्ट डिस्प्लेसमेंट, डी डब्ल्यू अपॉन डी टी, एफ वेक्टर डी आर वेक्टर। डी आर वेक्टर क्यों लिया, क्योंकि हम छोटे डिस्प्लेसमेंट को ले रहे हैं, फॉर अ पर्टिकुलर इंस्टेंट डिस्प्लेसमेंट के लिए हम इवेल्युएट कर रहे हैं वर्क डन, वर्क डन फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। और इस तरह से ये हमारा पावर की डिपेंडेंसी वेलोसिटी के साथ फोर्स के साथ निकलती है, जो कि एफ वी कॉस थीटा के इक्वल आता है। Now we will discuss. Now we will discuss efficiency. तो इफिशियंसी क्या है, इफिशियंसी किसी भी मशीन को या किसी भी बॉडी को जब हम डिजाइन करते हैं तो इस तरह से डिजाइन करते हैं कि वो एक एनर्जी को यूजफुल वर्क में कन्वर्ट कर सके। ओके, जो इफिशियंसी है वो बेसिकली क्या है, मशीन, ऐसी मशीन जो डिजाइन की जाती है एनर्जी को यूजफुल वर्क में कन्वर्ट करने के लिए, जबकि जो उसपे डिसिपेटिव फोर्स होते हैं और जो फ्रिक्शनल इफेक्ट होता है मशीन का, और वर्क परफॉर्म बाय द मशीन जो होता है, वो हमेशा ही एनर्जी से लेस देन होता है, या आउटपुट से, आउटपुट जो आपका निकलता है, मतलब एक तरह से कहा जाए कि जब मशीन वर्क करती है तो उस पे जो भी डिसिपेटिव फोर्सेस होते हैं, इट मीन जो लॉस ऑफ द फोर्सेस होते हैं और जो फ्रिक्शनल इफेक्ट होते हैं, तो इन सब के थ्रू जितना भी फोर्स लग रहा होता है या वर्क डन बाय द मशीन जो आता है, वो हमेशा ही एनर्जी से कम होता है, जो एनर्जी बॉडी को सप्लाई की जा रही है। इसका मतलब सीधा ये है कि एनर्जी यानी कि मशीन को जितनी एनर्जी दी गई है वो उतने ही एनर्जी का आउटपुट नहीं निकालती है, कुछ ना कुछ फोर्स डिसिपेट होता है इंटरनल वर्क ऑफ मशीन, और ड्यू टू इंटरनल वर्क ऑफ मशीन उसमें फ्रिक्शनल इफेक्ट भी आते हैं और डिसिपेटिव फोर्सेस भी आते हैं। इन सब के चलते जितना हम इनपुट देते हैं उतना आउटपुट नहीं निकलता है, कुछ ना कुछ एनर्जी अंदर किसी और फॉर्म में कन्वर्ट होती है, लॉस नहीं होती है लेकिन कन्वर्ट जरूर होती है। तो बेसिकली जो आपका इफिशियंसी है वो किसी भी मशीन की डिजाइन कैरेक्टरिस्टिक है, जो उस मशीन के थ्रू किसी एनर्जी को यूजफुल वर्क में कन्वर्ट करते हैं, लेकिन जितनी एनर्जी दी जाती है उतना आउटपुट हमें निकल के नहीं आता है। दिस इज योर इफिशियंसी। तो मशीन आर डिजाइन टू कन्वर्ट एनर्जी इनटू यूजफुल वर्क। यूजफुल वर्क, एनर्जी को यूजफुल वर्क में कन्वर्ट करते हैं। हाउ एवर बिकॉज ऑफ फ्रिक्शनल इफेक्ट and other dissipative forces work performed by machine is always less than the energy supplied to the machine. Energy
supplied to the machine. तो जो efficiency है, machine are designed to convert energy into useful work. However, because of frictional effects and other dissipative forces, work performed by the machine is always less than the energy supplied to the machine. जो एनर्जी मशीन को सप्लाई की गई है उससे हमेशा आउटपुट क्या होता है, कम होता है. और इन्हीं फोर्सेस की वजह से कुछ फोर्स अंदर कन्वर्ट होता है, लॉस होता है, या फोर्सेस कन्वर्ट होते हैं. तो ये आपका, तो द इफिशियंसी of machine is equal to the work done upon energy input. एनर्जी इनपुट. तो ये क्या हो गया, एक तरह से आपका आउटपुट अपॉन इनपुट. दिस इज योर efficiency of any machine. तो इसके बाद इस थ्योरी से रिलेटेड आपको न्यूमेरिकल कराए जाएंगे. तो आपको पता चलेगा कि इस थ्योरी को कैसे न्यूमेरिकल में अप्लाई करना है. उसके लिए आपको थ्योरी अच्छे से रिवाइज होनी चाहिए. ठीक है, तो अभी तक की जितनी थ्योरी पढ़ाई गई है ये सारा रिवीजन कर लीजिए. उसके बाद फिर न्यूमेरिकल लगाते हैं.